हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जो है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले हम जानेंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। कुछ पुरुष रूलर्स कैसे बने। पिछले 50 सालों से रूलर्स को वोटिंग द्वारा चुना जाता है। ये बिल्कुल आम बात हो गई है, लेकिन पास्ट में पुरुष रूलर्स कैसे बनते थे। जिन राजाओं के बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, शायद उनको जनता द्वारा चुना गया या वे लोगों द्वारा चुने जाते थे। लेकिन लगभग 3000 साल पहले हमने पाया कि राजाओं के चुने जाने के तरीकों में कुछ बदलाव आया। अब कुछ वीर पुरुष जिन्होंने जीवन में बड़े यज्ञ किए और बलिदान दिए, उनको लोग राजाओं के रूप में जानने लगे। अश्वमेध या हॉर्स सैक्रिफाइस ऐसे ही अनुष्ठानों में से एक था। चलिए जानते हैं कि अश्वमेध या हॉर्स सैक्रिफाइस में क्या होता है। इसमें एक घोड़े को घूमने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े को राजाओं के रक्षकों द्वारा महफूज किया जाता था और वे लोग उस पर बराबर नजर रखते थे। यदि घोड़ा दूसरे राजाओं के किंगडम्स में चला गया और यदि किसी भी किंगडम के राजा ने उस घोड़े को रोक दिया, तो उसे उस राजा के साथ फाइट करनी होगी जिसने घोड़ा छोड़ा था। और यदि उन राजाओं ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा, जाने दिया, तो इसका ये मतलब होता था कि उन राजाओं ने स्वीकार कर लिया कि जो राजा यज्ञ करना चाहता है वह हमसे ज्यादा ताकतवर है। फिर उन राजाओं को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता था। इस यज्ञ को विशेष प्रशिक्षित पंडित ही करते थे, जिन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था। जो राजा यज्ञ का प्रबंध करता था उसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था और दूसरे सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन अनुष्ठानों में राजा केंद्रीय रूप था। राजा के पास प्रायः बैठने के लिए स्पेशल सीट होती थी, जैसे एक राजगद्दी या शेर की खाल। राजा का सारथी, जो जंग के मैदान में उनका साथी था और उनकी वीरता का गवाह था, उनके गौरव की कहानियों के गीत गाता था। राजा के रिश्तेदार, खासकर राजा की पत्नी और बेटे, छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे और दूसरे राजा बैठकर यज्ञ का कामकाज देखते थे। पंडित अनुष्ठान करते थे और राजा पर पवित्र जल छिड़कते थे। और जो आम लोग होते थे, जैसे विष और वैश्य, वे भी गिफ्ट्स लेकर आते थे। हालांकि कुछ लोग जिन्हें पंडितों द्वारा शूद्र माना जाता था, उन्हें अनुष्ठान से बाहर रखा जाता था। वर्नास। हमारे पास अनेक बुक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुई थी, खासकर वहाँ जिन जगहों पर गंगा और यमुना नदी बहती है। इन बुक्स को प्रायः लेटर वैदिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद कंपोज की गई थी। इन बुक्स में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और अन्य दूसरी बुक्स भी शामिल है। इन बुक्स को पंडितों द्वारा लिखा जाता था, लेकिन पंडितों ने इन बुक्स में क्या लिखा था? पंडितों ने इन बुक्स में व्याख्या की कि अनुष्ठानों को कैसे किया जाना चाहिए। उन्होंने इन बुक्स में सोसाइटी के बारे में रूल्स भी शामिल किए। इस समय में सोसाइटी में अनेक अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे पंडित और सैनिक, किसान, चरवाहे, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले लोग और जंगलों में रहने वाले लोग। कुछ पंडित और सैनिक अमीर थे, जैसे कि किसान और व्यापारी थे, और जो लोग गरीब थे उनमें चरवाहे, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले लोग और शिकारी और जो लोग फल फूल इकट्ठा करते हैं, वे शामिल थे। पंडितों ने लोगों को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। उनके अनुसार हर वर्ण का अलग अलग कार्य था। पहला वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मण्स से अपेक्षा की जाती थी, या फिर ये कह सकते हैं कि पंडितों के अनुसार ब्राह्मण का कार्य वेदों को स्टडी करना, वेदों को पढ़ाना, यानी कि टीचिंग करना, यज्ञ करना और गिफ्ट्स लेना था। दूसरे थे रूलर्स, जिन्हें क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे युद्ध में लड़ाई लड़ें और लोगों की रक्षा करें। तीसरे थे विष या वैश्य।
उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे किसान, चरवाहे और व्यापार का कार्य करें। दोनों ही क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ कर सकते थे। और अंत में आते थे शूद्र, जिन्हें दूसरे जो 3 ग्रुप्स हैं उनकी सेवा करनी होती थी और वे कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। औरतें भी शूद्र के ग्रुप्स में ही आती थी। शूद्र और औरतों दोनों को ही वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उस समय औरतों को कितना तुच्छ मानते थे। आजकल महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। वे पढ़ लिख सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। यह निर्णय कैसे लिया जाता था कि कौन सा ग्रुप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है? पंडितों के अनुसार यह निर्णय बर्थ के आधार पर लिया जाता था। जैसे किसी बच्चे का जन्म जिस जाति में हुआ वह उस वर्ण का कहलाएगा। उदाहरण के लिए, यदि उस बच्चे के माता पिता ब्राह्मण हैं तो वो बच्चा भी ब्राह्मण ही कहलाएगा। पंडितों ने कुछ लोगों को अनटचेबल कहा। अनटचेबल कहे जाने वाले लोगों में शिल्पकार, शिकारी, जो लोग फल फूल इकट्ठा करते थे और जो लोग कब्र खोदने और दाह संस्कार में मदद करते थे वह शामिल थे, क्योंकि पंडितों का कहना था कि इन जाति के लोगों को छूने पर आप अपवित्र हो जाएंगे। ये कितनी बेकार की बातें हैं, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में कहा गया है, एबोलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी, यानी अनटचबिलिटी को समाप्त किया जाए। ब्राह्मण्स ने ये जो वर्ण सिस्टम बनाया था उस समय बहुत लोगों ने इसे नहीं माना था। कुछ राजा ऐसा सोचते थे कि वे पंडितों से बेहतर हैं। कुछ ने कहा कि जन्म के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि लोग किस वर्ण या ग्रुप में हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का यह मानना था कि कारोबार के आधार पर लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं होता, और दूसरों का यह मानना था कि हर व्यक्ति अनुष्ठान करने के योग्य होना चाहिए, और अन्य लोग अनटचबिलिटी की निंदा करते थे। उपमहाद्वीप में अनेक जगह ऐसी भी थी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जहां लोगों के बीच में सामाजिक और आर्थिक अंतर नहीं था और जहां लोगों पर पंडितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपदास, जो राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, वह सिर्फ जनास नहीं कहे जाते थे, बल्कि वे जनपदास के राजाओं के रूप में जाने जाते थे। जनपदा शब्द का मतलब है ऐसी जमीन जहां लोग आते हैं और वहीं बस जाते हैं। पुरातत्वविदों को इन जनपदास में कई सेटलमेंट्स मिली, जैसे दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। आजकल हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है। पुरातत्वविदों ने पाया कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, गाय और दूसरे एनिमल्स भी पालते थे। वे विभिन्न प्रकार की फसल भी उगाते थे, जैसे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों। वे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन पॉट्स में से कुछ का रंग ग्रे होता था और कुछ का लाल होता था। इन जगहों पर एक खास प्रकार की मिट्टी का पात्र मिला जो ग्रे रंग से रंगा हुआ था, जिसे पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। ये नाम से ही स्पष्ट है कि इन पॉट्स यानी बर्तनों में डिजाइन्स चित्रित थे, आमतौर पर सिंपल लाइंस या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ये देखिए, ये पेंटेड ग्रे वेयर की तस्वीर है। प्लेट्स और कटोरे बहुत आम बर्तन होते थे जो ग्रे रंग से रंगे हुए होते थे। उन बर्तनों को छूकर देखो तो पता चलता था कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए होते थे और उनकी सतह काफ़ी अच्छी और चिकनी होती थी। शायद ये बर्तन खास अवसरों पर महत्वपूर्ण लोगों के लिए विशेष खाना परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। महाजनपदास, लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपदास अन्य जनपदास के मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण बन गए, जिन्हें महाजनपदास के नाम से जाना जाता था। बहुत से महाजनपदास की राजधानी थी और इनमें से कई महाजनपदास की किलाबंदी की हुई थी। इसका मतलब कि उन महाजनपदास के चारों तरफ बड़ी बड़ी लकड़ी की दीवारें, ईंटों या फिर पत्थरों की दीवारें बनी हुई थी। ये देखिए, इस मैप में जो नाम कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं वे महाजनपदास हैं, जैसे कि गंधारा, कोसाला, मगध, अंगा। यदि आप
जनपदास और महाजनपदास के सारे नाम पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। शायद किले इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोग दूसरे राजाओं के द्वारा हमला होने से डरते थे और सुरक्षा चाहते थे। शायद किले इसलिए भी बनाए जाते थे कि कुछ रूलर्स शहरों के आसपास बड़ी बड़ी लंबी और प्रभावशाली दीवारें बनवाकर ये दिखाना चाहते थे कि वे कितने अमीर और ताकतवर हैं। इससे ये भी होता था कि जो लोग किलाबंदी की हुई जगह के अंदर रहते थे उन्हें राजाओं द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। ऐसी बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने के लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत होती थी। इसके लिए हजार नहीं लाखों ईंटें और पत्थर तैयार करने होते थे। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूर, संभवतः हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे काम करते थे और इस सब के लिए संसाधन खोजने पड़ते थे। ये देखिए, ये है कौशाम्बी की फोर्टिफिकेशन वॉल। ये ईंटों से बनी दीवार के अवशेषों की तस्वीर है जो वर्तमान में इलाहाबाद के पास मिली है। इसका एक हिस्सा शायद लगभग 2500 साल पहले बना था। अब नए राजाओं ने सेना को मेंटेन करना शुरू किया। सैनिकों को रेगुलर सैलरीज दी जाती थी और साल भर राजाओं द्वारा उन सैनिकों की देखरेख की जाती थी। कुछ पेमेंट्स संभवतः पंच मार्क्ड कॉइन्स का उपयोग करके की गई थी। ये देखिए, ऐसे होते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। टैक्सेस, क्योंकि महाजनपदास के रूलर्स बड़े बड़े किले बना रहे थे, बड़ी बड़ी आर्मीज मेंटेन कर रहे थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत थी और उन्हें इन संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए अफसरों की ज़रूरत होती थी। तो लोगों के द्वारा कभी कभी उपहार लेने के बजाय, जैसे कि जनपदास के राजा लेते थे, इन महाजनपदास के राजाओं ने रेगुलर टैक्सेस को इकट्ठा करना शुरू किया। फर्स्ट पॉइंट है, फसल पर टैक्स बहुत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान थे। आमतौर पर टैक्स फिक्स था। जो भी किसान प्रोड्यूस करते थे उसका उन्हें 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता था और इस टैक्स को बागा या फिर शेयर कहा जाता था। सेकंड पॉइंट है, शिल्पकारों पर भी टैक्स था। ये टैक्स मजदूरी के रूप में था। उदाहरण के लिए एक बुनकर या फिर लोहार को टैक्स के रूप में राजा के लिए एक पूरे दिन काम करना पड़ता था। थर्ड पॉइंट है, चरवाहों से भी अपेक्षा की जाती थी कि वे जानवरों या फिर जानवरों के प्रोड्यूस जैसे कि दूध, वूल के रूप में टैक्स दें। फोर्थ पॉइंट है, जो सामान व्यापार के द्वारा खरीदा या बेचा जाता था उस सामान पर भी टैक्स था। फिफ्थ पॉइंट है, जो लोग जंगल में जानवरों का शिकार करते थे और जो लोग फल फूल इकट्ठा करते थे उन्हें भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में राजा को टैक्स देना होता था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।